छायात्मजः पंगु दिवाकरेषु खेटध्वनि प्रभावम नूनम पृथक्ता प्रज्ञानम समाहु, वो करके एक श्लोक दिया है। स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। ज्योतिष की क्लास में आपका स्वागत है। आज पंडित विंध्याचल लाल देव जी कुंडली का निर्माण कैसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। अब आज कुंडली का निर्माण कैसे करें उस पर चर्चा हम लोग करने वाले थे। ये दूसरा भाग है जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर। देखिए, कुंडली बनाने में सबसे पहले आदमी को, किसी ज्योतिषी को, ज्योतिष के ज्ञान रखने वाले को सबसे पहले समय का निर्माण करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ IST में जन्म का समय लिखा जाता है या निर्धारित होता है, तो उस IST को लोकल समय में बदलना पड़ता है। ठीक है ना। उसमें अक्षांश देशांतर का गणना करना है और बेलांतर का गणना करना है। कौन महीना में किस तारीख को कितना बेलांतर माइनस होगा और कितना प्लस होगा। अब ज्योतिष की किताब में भी ये दिया रहता है, आप उसके कंसल्ट से आप उसको कर लेंगे। दूसरा, जैसे किसी का जन्म बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो उसका IST से लोकल टाइम बनाना होगा। तो IST में आप जो हैं वो बेलांतर को प्लस माइनस कर लीजिए, जिस तारीख जिस महीना का जन्म है, और इसके बाद उसमें अक्षांश देशांतर का जो रहता है उसको शोधन कर लीजिए, और जो आवे उसमें सूर्योदय को वो आपका लोकल टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे पटना का आपको कुंडली बनाना है, किसी का 5 बजे सुबह में जन्म होता है, तो उसमें पटना का जो 10 मिनट 52 सेकंड जो है उसमें प्लस करना है, जोड़ देना है, और जिस तारीख जिस महीना का है उसमें अगर प्लस करना है या माइनस करना है उसको आप करके लोकल टाइम शोध लीजिए। पहला काम ये करना है। जब लोकल टाइम आप बना लिए तब उसमें सूर्य इस कुंडली को, क्योंकि हमारी जो गणनाएं होती है वो घटी पल में होती है ना। 60 घटी का 1 घंटा होता है और 60 पल का 1 घटी होता है। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हमारे यहाँ जो समय का निर्धारण किया गया है वो 2.5 गुना है। तो आप जो हैं जब किसी के कुंडली का निर्माण कर रहे हैं, लोकल समय बना लिए, तो उस दिन का सूर्योदय उसमें से माइनस कर दीजिए। सूर्योदय माइनस करने के बाद उसको 2.5 गुना बना दीजिए। ठीक है ना। 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, तो उसको 2.5 गुना कर दीजिए, और जो मिनट है उसको भी 2.5 गुना मतलब कर दीजिए। तो जो आएगा वो घटी पल में जो आएगा वो इसका इष्ट काल होगा। यानी जन्म का समय जो है वो घटी पल में जो लिखा जाता है उसको इष्ट काल कहते हैं। अब इष्ट काल को चूंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो घटी पल में ही नक्षत्रों का मान लिखा रहता है, तो अब उसमें 2 चीज, हमारे यहाँ 3 तरह की ग्रहों की गणना की विधि है। विंशोत्तरी दशा जो 120 वर्ष की होती है, अष्टोत्तरी दशा 108 वर्ष की होती है, और योगिनी दशा जो 36 वर्ष की होती है। इन सभी में
अष्टोत्तरी दशा में केतु नहीं होता है ना, वो 8 ही ग्रह रहते हैं, और विंशोत्तरी दशा में 9 ग्रह होते हैं। सबकी अपनी अपनी दशाओं का मूलांक होता है। जैसे सूर्य 6 वर्ष का, चंद्रमा 10 वर्ष का, मंगल 7 वर्ष का, राहु 18 वर्ष का, गुरु 16 वर्ष का, शनि 19 वर्ष का, बुध 17 वर्ष का, केतु 7 वर्ष का, और अंतिम शुक्र जो है वो 20 वर्ष का होता है। ये आप देख लिए, ये विंशोत्तरी दशा हो गया। इसी तरह से ग्रहों की मान लीजिए कि आपको जब करना है तो अब इसको भयात बनाना होगा और भभोग बनाना होगा। तो आप पंचांग में देख लेंगे कि उस दिन जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का मान कितना है, उस मान को 60 में से घटा करके और जो बचेगा उसमें इष्ट काल को जोड़ देंगे तो वो भयात हो जाएगा। और 60 में से जो पिछला नक्षत्र है उसको घटा करके और जो आपका नक्षत्र है उसको जोड़ देंगे तो वो भभोग होगा। समझ गए? भयात निकालने का तरीका है कि 60 में से पिछले ग्रह की जो दशा है, जितना मान है, उस मान को आप माइनस कर दीजिए। पिछले जो आपकी जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसका नहीं, अच्छा, उसके पिछले वाले नक्षत्र को 60 में माइनस करिए और उसमें इष्ट काल को जोड़िए तो भयात हो जाएगा। ठीक। और जो पिछले नक्षत्र के घटाने के 60 में से घटाने के बाद जो बचता है उसमें वर्तमान जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसको जोड़ देने पर भभोग होगा। अच्छा, समझ गए? ये जितना हुआ उसको 60 से गुणा कर दीजिए और जो आएगा भयात को भी गुणा कर देना है, भभोग को भी गुणा कर देना है। ठीक है ना? और उसमें भयात में आप जो है दशा, जिसे सूर्य का जन्म हुआ है, सूर्य में नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो उसके सूर्य का जो दशा है 6 वर्ष, उसको गुणा करना है। अच्छा। और जो आएगा उसमें भभोग का जो मान है उससे भागा दे देना है। अच्छा, ये पूरी तरह से एकदम गणित है, पूरा गणित है। हाँ, ये भौगोलिक की जानकारी भी लोगों को होना चाहिए। हाँ, एकदम इसको जो है वो जानने के लिए, और तब आपको ये जानना होगा कि कौन से नक्षत्र में जन्म होने से किस दशा में आपका जन्म माना जाएगा। अच्छा। जैसे अश्विनी नक्षत्र से हम लोग शुरू करते हैं तो अश्विनी में जन्म होने पर केतु का दशा है, भरणी में जन्म होने पर शुक्र का दशा है, अच्छा, कृतिका में जन्म होने पर सूर्य का दशा है ना, रोहिणी में जन्म होने पर चंद्रमा का दशा है, मृगशिरा में जन्म होने पर मंगल की दशा होगी, है ना, आद्रा में जन्म होने पर राहु की दशा होगी, पुनर्वसु में जन्म होने पर बृहस्पति की दशा होगी, पुष्य में जन्म होने पर शनि की दशा होगी, अश्लेषा में जन्म होने पर बुध की दशा होगी। ये 9 ग्रह का हो गया। फिर इसके बाद माघा नक्षत्र आएगा, फिर उसी तरह माघा में केतु, पूर्वा फाल्गुन में शुक्र, उत्तरा फाल्गुन में सूर्य, हस्त में चंद्रमा, चित्रा में मंगल, है ना, और उसके बाद स्वाति में राहु, विशाखा में बृहस्पति, अनुराधा में शनि और ज्येष्ठा में बुध। फिर उसी तरह से मूल में केतु, पूर्वाषाढ़ में शुक्र, उत्तराषाढ़ में सूर्य, श्रवणा में चंद्रमा, धनिष्ठा में मंगल, शतभिखा में राहु, पूर्वा भाद्रपद में गुरु, उत्तरा भाद्रपद में शनि, रेवती में बुध। इस तरह से ग्रहों की है, और सभी ग्रहों का आप ये जान लेंगे कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ तो विंशोत्तरी मत से कौन सी दशा में आपका जन्म हुआ।
और उस दशा को जो भयात का जो आप गणना किए हैं उसमें उस दशा को गुणा कर देंगे और फिर जो भोग है उससे भागा देते जाएंगे। जो बचेगा फिर उसमें महीना से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद दिन से गुणा करेंगे और इस तरह से किसी भी जातक के कुंडली का जो है दशा निकाला जाता है कि कितना गर्भ में बीत गया है और कितना उस का बीतने वाले आगे है। अच्छा, गर्भ का भी इसमें हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए कि किसी का सूर्य का नक्षत्र कृतिका नक्षत्र शुरू हुआ है कल 4 बजे शाम से और आज कृतिका नक्षत्र शाम 4 बजे समाप्त होगा, मेरा जन्म 7 बजे सुबह में हो गया, तो ये दोनों के बीच में कितना मेरा बीत गया है कृतिका का मान और कितना हमारा रह गया है वो उससे पता चलेगा कि कितने में हम मने हैं। अच्छा, हाँ, इसको जो है वो भुक्त दशा और भोग्य दशा के रूप में जाना जाता है। कितना उस दशा का गर्भ से माने हमारे पृथ्वी पर आने से पहले कितना वो दशा भुक्त कर चुका है। अच्छा, और कितना आगे भोगने वाला है, इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। एक दिन हम इसको बोर्ड पर या कागज पर आपको कैलकुलेट करके समझा देंगे। अच्छा, वो भी जरूरी है लोगों को समझने के लिए। हाँ, जो लोग समझें इसको अच्छा से, इसके लिए उस तरह से कर दें। अच्छा बाबा, एक चीज बताइए, जैसे समय की गणना आपने बता दी कि समय की गणना जरूरी है, उसकी जानकारी जरूरी है, तो समय के साथ साथ कुंडली के निर्माण के लिए और क्या चीज की जरूरत पड़ती है? और कोई चीज की जरूरत नहीं है, जगह स्थान ये सब। हाँ, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इष्टकाल निकालने के लिए किसी व्यक्ति का जो तारीख, माह और वर्ष, तारीख और माह तो निश्चित रहना चाहिए, उसी से बेलांतर की गणना होती है। अच्छा, आप किस महीना में किस तारीख को जन्म है तो उस दिन बेलांतर कितना प्लस होगा या माइनस होगा। हर महीना में एक तरह का नहीं रहता। अच्छा, एक तरह का नहीं रहता है, उसको देखना होगा। हाँ, ये टोटल गणित है, ये पूरी तरह से पूरा गणित है। जब तक आप जरा सा इसके बाद एक चीज मैं और बता देता हूँ आज कि सभी ग्रह जहाँ बैठते हैं वहां से 7वें घर पर सभी ग्रह दृष्टि डालते हैं। 7वें ग्रह पे, 7वें घर जो जहां बैठता है, जो जहां बैठता है, लेकिन उसमें 3 ग्रह को स्पेशल दृष्टि दिया गया है। जैसे मंगल को 7वां के अलावे 4था और 8वां को देखता है, शनि 7वां के अलावे 3रा और 10वां को देखता है और बृहस्पति 7वां के अलावे 5वां और 9वां पर दृष्टि डालता है। अच्छा, इसमें ग्रहों में ये जानना होगा कि शुभ ग्रह है ना, छायात्मक ग्रह, क्रूर ग्रह, इनका फिर बांटा गया है। अच्छा, क्लासिफाइड नपुंसक ग्रह। अच्छा, जैसे बुध जो है वो नपुंसक ग्रह है। अच्छा, सूर्य, शनि, राहु ये तीनों छायात्मक ग्रह है। अच्छा, ये जहां प्रभाव डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, उसको इसमें से अगर 2 ग्रह एक साथ किसी घर में बैठते हैं या किसी घर पर दृष्टि डाल देते हैं, आइदर सूर्य शनि, सूर्य राहु, शनि राहु, शनि सूर्य, कोई भी 2 तीनों में से, तो उसका बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हाँ, उत्तर कालामृत में पृथु यशस ने लिखा है कि छायात्मजः पंगु दिवाकरेषु खेटध्वनि प्रभावम नूनम प्रत्यक्ता प्रज्ञानम समाहु, वो करके एक श्लोक दिया है कि कोई भी छायात्मक ग्रह में से 2 ग्रह एक साथ हो तो उसमें अगर किसी के राजा के कुंडली में 10वें स्थान पर ये 2 ग्रह बैठ गए हों या दृष्टि डाल रहे हो तो उसमें वो हानि करते हैं। दृष्टि में ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति जहां भी बैठता है, अगर एक्सेप्शन अपना राशि या उच्च की राशि छोड़ करके जहां बैठता है उसकी हानि करता है। अच्छा, जहां देखता है उसकी वृद्धि करता है। और शनि जो है जहां बैठता है उसकी वृद्धि करता है और जहां देखता है उसकी हानि करता है।
तो उसके पास उसमें भी एक्सेप्शन है कि अपने राशि या उच्च के राशि पर उसकी ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि, है ना, ये बात है इसमें। तो जहाँ देखते हैं तो मंगल भी वही जहाँ देखते हैं। हाँ, मंगल की भी दृष्टि खराब होती है। अच्छा। हाँ, सूर्य शनि राहु तीनों की दृष्टि तो खराब होती ही है, मंगल की दृष्टि भी खराब होती है। और सातवें घर पे सबकी नजर रहती है। हाँ, इनको 3 को स्पेशल मिला हुआ है। हाँ। अच्छा, तो उन सब से बचने के लिए रत्न का उपयोग किया है। रत्न का इन सब चीजों से, अब उसका तो पूरा डिटेल्स देखने के बाद कि कैसे इनको रत्न से कैसे इसके कुप्रभाव को मिटाया जाए, है ना, तो उसको देख करके बताया जाता है। रत्न भी है, दान भी करना है, पूजा भी करना है, तो ये सब चीजों से उसको सफलता के लिए माना जाता है। तो चलिए अगली बार हम लोग किस चीज पे बात करेंगे फिर। अब आगे पर हम लोग कैसे कुंडली में फलाफल का विचार करें। अच्छा, उस पर विचार करें। लग्न, त्रिकोण, केंद्र, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए बाबा, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपके इस वीडियो से, आपके इस नॉलेज से लोगों को काफी ज्ञान अर्जन होगा। आपका आभार। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष विद्या आसान नहीं है। ये एक पूरी तरह से गणित है, भौगोलिक के जो जानकारी है भूगोल का, इसको भी समाहित किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनका प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।